हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल हेल्प गुरु में। दोस्तों, मैं आपका अपना इंजीनियर प्रकाश कुमार आज के इस वीडियो में लेके आए आपके लिए फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या है, विद्युत क्या है, पदार्थ, परमाणु संरचना। तो दोस्तों, इन सभी को अच्छे से देखने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो लिंक को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, करते हैं आज की क्लास स्टार्ट। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मौलिक विद्युत। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, विद्युत क्या है। तो इसके बारे में आपके मन में विचार जरूर आ रहा होगा, तो थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है विद्युत। आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाह ही विद्युत है। अब दोस्तों दूसरा क्वेश्चन आ रहा होगा, ये तो विद्युत हो गया, आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान तक प्रवाह है, तो फिर धारा क्या है। तो दोस्तों जो धारा होती है वो होती है आवेश के प्रवाह की दर। आवेश के प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो विद्युत और धारा, इसमें आपको समझ में आ गया होगा। धारा के साथ किसके, समय के सापेक्ष, यानी कि समय का उसमें ऐड हो जाता है। और ये केवल प्रवाह है इलेक्ट्रॉन का, आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाह है। तो ये है दोस्तों विद्युत। और क्या है दोस्तों विद्युत। विद्युत वह बल है जिसे नंगी आंखों या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी नहीं देखा जा सकता है। इसका केवल क्या किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। तो दोस्तों आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी को आज तक हमने देखा नहीं है, इसका केवल अनुभव किया है। अनुभव कैसे, जैसे हमने स्विच ऑन किया और लाइट जली, ट्यूबलाइट जल गई, तो इसका अनुभव हो गया कि इलेक्ट्रिसिटी है। और अगर नहीं जली तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। दूसरा है दोस्तों, आपने स्विच ऑन किया, पंखा चला, अनुभव, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी है। नहीं है तो आप इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं, फैन नहीं चलेगा। तो दोस्तों ओनली ऑन इसका अनुभव किया जा सकता है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी इसको नहीं देखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आपको ये बात समझ में आ रही है कि राइट, ये तो चीज़ सही है। दूसरा क्या है दोस्तों, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कितने प्रकार की होती है। तो दोस्तों देखते हैं, फर्स्ट इलेक्ट्रिसिटी है वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी। अब क्या है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, क्या है डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, इसको समझते हैं डिटेल से। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं हम कौन सा, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। अब आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि स्थिर विद्युत, यानी कि प्रवाह नहीं हो रहा है, इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं भेज सकते हैं। तो दोस्तों क्या है फिर ये, यह विद्युत आवेश के रूप में होती है और इस विद्युत को किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं पहुंचाया जा सकता है, यानी कि स्थिर रहती है। अब स्थिर कहाँ रहती है, कौन सी जगह रहती है। तो दोस्तों देखो, आपने भी अपने डेली रूटीन में अनुभव किया होगा, जैसे सर्दियों के टाइम पे हम स्वेटर पहनते हैं या जर्सी पहनते हैं, जो भी हैं, जैसे आप पहनते हैं, चलते हैं, दौड़े आए, घर पे हमने जैसे उतारी तो एक आवाज़ आती है, चट 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 चट। दोस्तों वही जो आवाज़ है वो इलेक्ट्रॉन की आवाज़ है, वही इलेक्ट्रॉन है। कभी आपने अनुभव किया होगा, चेयर पे आप बैठे हैं, आपने शूज़ पहने हुए हैं, अच्छे इंसुलेटेड हैं, और दोस्तों आपने जैसे थोड़ा बहुत इधर उधर हिले डुले और आपने फिर उठ के जैसे ही उठे, खड़े हुए और गेट को हाथ लगाया, एक आवाज़ आई चट, आपको भी थोड़ा फील हुआ कि यार कुछ है, झटका लगा है। तो वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो कौन से, स्थिर विद्युत है। तो दोस्तों स्थिर रहती है। अब इन चीज़ों को तो हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे नहीं, ओनली आपको बताना था क्या है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन यहाँ से कंपटीशन एग्जाम में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। अब वो क्वेश्चन टेक्निकली तरीके से पूछेगा, तो दोस्तों उसे समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल हैं उनकी सहायता लेते हैं और समझते हैं, और उन क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दोस्तों देखिए, हमने एक वस्तु है वो ली है, और ये है क्या दोस्तों, इसका नाम है चमड़ा। क्या लिया है, चमड़ा। और एक दूसरी वस्तु है और उसका नाम है क्या दोस्तों, कौन सी वस्तु है वो, एम्बर की छड़। एक चमड़ा और एक एम्बर की छड़। अब क्या किया हमने, हमने इनको आपस में रगड़ा, यानी कि एम्बर की छड़ को चमड़े के ऊपर हमने रगड़ा। कैसे रगड़ा, जैसे ये पेन है इस तरीके से, इस तरीके से रगड़ेंगे। ऐसे रगड़ा, तो रगड़ने के बाद में क्या है दोस्तों, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, चमड़े से एम्बर की छड़ पर चले जाते हैं। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब एम्बर की छड़ को चमड़े पर रगड़ा जाता है तो मुक्त इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं छड़ पर या चमड़े पर, तो कहाँ पर चले जाते हैं, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन दोस्तों छड़ पर चले जाते हैं। किसकी, एम्बर की छड़ पर चले जाते हैं। अब देखिए दोस्तों, दूसरी चीज़ टेक्निकली थोड़ा समझने का है, इसको आगे डिस्कस करेंगे हम। लेकिन दोस्तों कौन सी छड़,
एम्बर की छड़ क्यों हो जाती है? तो दोस्तों देखिए, इसे समझने के लिए यहाँ से जब मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ छड़ पर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋणावेश होता है। तो यहाँ चमड़े से यहाँ पर जाएंगे तो जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की अधिकता कहाँ हो जाएगी? एम्बर की छड़ पर हो जाएगी। और एम्बर की छड़ पर जब इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो एम्बर की जो छड़ है दोस्तों वो ऋणात्मक आवेशित हो जाएगी। समझ गए होंगे आसानी से। आसान है, हार्ड नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों। दूसरे एग्जाम्पल में हम समझेंगे उसमें क्या लिया हमने, उसमें लिया हमने एक रेशम का कपड़ा लिया है। समझ रहे दोस्तों, क्या लिया है? रेशम का कपड़ा लिया है। और दोस्तों दूसरा है, इसमें जो दूसरी वस्तु ली है हमने वो ली है कांच की छड़। समझ गए ना, कांच की छड़। अब प्रोसेस वही है, कांच की छड़ को हम क्या करेंगे, रेशम के कपड़े पर इस तरीके से जब रगड़ेंगे तो रगड़ने से क्या होगा दोस्तों, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पर आ जाएंगे। तो दोस्तों क्या होगा, क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा, जब ये इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ पर, जब मुक्त इलेक्ट्रॉन कहाँ से, कांच की छड़ से जब रेशम के कपड़े पर आ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पर अधिक हो जाएंगे। अब यहाँ पर अधिक हो जाएंगे तो कमी कहाँ पर होएगी इलेक्ट्रॉन की, इस छड़ पर हो जाएगी। तो कमी होएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, धनावेशित हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है तो धनावेशित हो जाएगी। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएंगे। तो जब कांच की छड़ से मुक्त इलेक्ट्रॉन रेशम के कपड़े पे जाएंगे तो कांच की छड़ पर धनावेश हो जाएगा, यानी कि धनावेशित हो जाएगी। और ये छड़ कैसी हो जाती है, धनात्मक आवेशित हो जाती है। तो दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से, दो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं, क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो वो कौन कौन से हैं कि जब चमड़े पर क्या एम्बर की छड़ को रगड़ेंगे तो एम्बर की छड़ हो जाती है, क्या हो जाती है, ऋणावेशित हो जाती है। दूसरा जो क्वेश्चन बनता है वो क्या है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ हो जाती है, धनात्मक आवेशित हो जाती है। डायरेक्ट आंसर बता रहा हूं मैं आपको, ऑप्शन में और भी आपके साथ में 3 ऑप्शन ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्या, देखिए दूसरा जो इलेक्ट्रिसिटी है वो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी, गतिशील विद्युत। अब गतिशील विद्युत क्या है दोस्तों, जनित्र तथा प्रत्यावर्तक द्वारा उत्पन्न विद्युत वाहक बल गतिशील विद्युत वाहक बल कहलाते हैं। गतिशील मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर इसे पहुंचाया जा सकता है, ट्रांसमिशन भी किया जा सकता है और डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जा सकता है। और जितना भी आप इलेक्ट्रिसिटी को देख रहे हैं वो डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी ही है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी अब। तो दोस्तों क्या है, फिर इस विद्युत को चालकों के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पारेषण यानी कि ट्रांसमिशन तथा डिस्ट्रीब्यूशन किया जा सकता है। समझ में आया होगा आपको ये बात। अब देखिए दोस्तों, जो गतिशील विद्युत है उनको किनके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, कहाँ कहाँ कौन कौन से सोर्स है जिनके द्वारा इस डायनेमिक इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन हो सकता है, उत्पादन हो सकता है। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले प्रकाशीय स्रोत। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल आपने देखा होगा सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी को आपने देखा होगा, जो सूर्य की किरणें हैं उनसे जो सोलर प्लेट है वो क्या बनाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। अब इसका डिटेल में नहीं, केवल आपको बताना है कि प्रकाशीय स्रोत द्वारा किस तरीके से हो रही है। इस चैप्टर में इतना ही करेंगे, फिर आएगा सोलर प्लेट का, वहाँ एक्सप्लेन करेंगे इसको अच्छे से। और दूसरा जो आपने सोर्स देखा होगा तापीय विधि। अब दोस्तों तापीय विधि में टेक्निकल्स हैं, थोड़ा बहुत आपने पढ़ रखा होगा, तो थर्मोकपल इसका एग्जाम्पल है। तापीय विधि किस तरीके से, दो अलग अलग धातुएं ली और उनको गर्म किया हमने, जैसे गर्म किया तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हुआ, थर्मोकपल। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो है चुंबकीय विधि द्वारा। चुंबकीय विधि द्वारा कौन से हैं, जैसे जनरेटर और अल्टरनेटर, इनके द्वारा जो विद्युत उत्पन्न होती है, कोई भी चुंबकीय क्षेत्र है उसमें चालकों को घुमाया जाएगा तो उससे विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और इसे पूरा अच्छी तरीके से समझने के लिए अल्टरनेटर का हम पूरा टॉपिक पढ़ चुके हैं और प्रैक्टिकली भी हमने उससे आपको समझा दिया है। तो दोस्तों वहाँ से आप इसे देखकर चुंबकीय विधि द्वारा किस तरीके से उत्पादन हो रहा है प्रैक्टिकली भी देखें और थ्योरेटिकली भी समझें। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है दोस्तों, रासायनिक क्रिया द्वारा। अरे भाई रासायनिक क्रिया कहाँ, अरे बैटरियों में, बैटरी के द्वारा जो विद्युत वाहक बल मिल रहा है वो किस क्रिया के माध्यम से मिल रहा है, रासायनिक क्रिया के माध्यम से। अब यही स्रोत आपने देखा होगा, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो है तीनों चीज़ आपने देखी होगी अच्छी तरीके से। प्रकाशीय स्रोत है, चुंबकीय विधि है, रासायनिक क्रिया द्वारा है।
हवा के द्वारा भी होता है। लेकिन आप कहेंगे हवा के द्वारा कैसे होगा? अरे भाई हवा के द्वारा तो पंखुड़ी प्राइम मूवर घूमेगा, लग तो वहाँ जनरेटर रहा है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। हो सकता है आपके माइंड में क्वेश्चन आया हो, तो मैंने पहले ये क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्या है बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत से संबंधित मूल पद। अब दोस्तों देखिए इसमें सबसे पहले चीज क्या क्या चीजें पढ़े हम? पदार्थ क्या है, अणु क्या है, परमाणु क्या है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सभी के बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। सर हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं तो फिर आप ये पदार्थ को क्यों पढ़ा रहे हो? तो भाई मुझे एक बात बताइए, आवेश का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान पर होगा, क्यों, कैसे कैसे वो पदार्थों में से आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, क्या रीजन है, ये आवेश कहाँ से आए? जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। आम मैंने खाए, अब आम कहाँ पर लगते हैं? आम लगते हैं पेड़ पर। अब पेड़ से संबंधित आपको सारी चीज़ें कि सर जड़ क्या होती है, तना क्या होता है, टहनियाँ होती है, पत्ते होते हैं, और वहाँ पर उनसे क्या होते हैं, उनके आम आते हैं। अब आम डायरेक्ट नहीं आते, वो जो भी प्रोसेस है, लेकिन एक एग्जांपल बताया मैंने आपको। उसी तरीके से जैसे आम का डायरेक्टली कहाँ आते हैं? पेड़ पर। तो ये चीज़ नहीं, धारा बहती है कहाँ पर? चालकों के माध्यम से। अब इन चालकों में धारा क्यों, कैसे प्रवाहित हुई, क्या कारण है, उन सभी को समझना है हमें स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, समझते हैं पदार्थ क्या है। तो पदार्थ क्या है, आप सभी ने इसकी डेफिनेशन पढ़ रखी होगी। जिसका कोई निश्चित आकार होता है, भार होता है, और जो स्थान घेरता है वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। बेसिक सी चीज़ें आपने पढ़ रखी है। और दोस्तों पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव तथा गैस। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा कि जैसे बर्फ है, जो बर्फ है, बर्फ ठोस अवस्था में है, तो उसे जैसे ही हम गर्म करेंगे पिघल जाएगी, वाटर बन जाएगा, द्रव हो जाएगा। द्रव को हम बॉईल करेंगे, उबलेगा, तो वो किस में बदल जाएगी? गैस में बदल जाएगी। पढ़ रखा है आपने आसानी से, इसलिए ज़्यादा इसकी डिटेल में जाना हमें ज़रूरी नहीं है। अब दोस्तों पदार्थ दूसरा, हम यहाँ पे और भी दूसरा पदार्थ देख लेते हैं। जो कॉपर है, कॉपर क्या है? पदार्थ ही तो है भाई, और क्या है वो? तो इसी वजह से आप देखिए एक दूसरे को रिलेट करते देख रहे हैं, तो हमें इलेक्ट्रिकल के बारे में इससे रिलेट कर लीजिए, ये आसानी से समझ में आ जाएगा। दूसरा क्या है दोस्तों? ताप एवं दाब में परिवर्तन करके पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे कि बर्फ से पानी बना, लिक्विड द्रव, उसको गर्म किया तो गैस बन गया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है? पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें क्या कहते हैं? अणु। तो पदार्थ के बाद में क्या आ जाएगा? अणु। अब ये अणु क्या होता है भाई, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। तो दोस्तों अणु होते हैं पदार्थ का वह छोटे से छोटा भाग जिसमें उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते हैं, यानी कि उस पदार्थ के सारे गुण उसके अंदर विद्यमान रहते हैं। लकड़ी के जो बुरादे हैं उसमें लकड़ी के गुण तो रहेंगे, लोहा थोड़ी बन जाएगा वो। तो ये दोस्तों इसके गुण हो गए। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट है कि अणु को परमाणुओं में विभाजित किया जा सकता है। अच्छे से देख लीजिए, आपको अब दिख रहा होगा कि अणु को किस में विभाजित किया जा सकता है? परमाणुओं में विभाजित किया जा सकता है। ठीक है भाई, अणु भी छोटा कण नहीं हुआ, तो पदार्थ से किससे मिलकर बना होता है? अणुओं से मिलकर बना होता है। अणु किससे मिलकर बने होते हैं? तो इसको देखते हैं, समझते हैं दोस्तों किससे मिलकर बने होते हैं। तो दोस्तों देखिए, जो परमाणु है वो क्या होता है, यानी कि पदार्थ छोटे छोटे अणुओं से मिलकर बना होता है, और अणु भी सूक्ष्म कण नहीं है, अणु भी टूटा हुआ है किसी चीज में, तो वो किससे मिलकर बना होता है? परमाणुओं से। अब ठीक है भाई, परमाणु क्या है इसको समझते हैं। तो परमाणु होता है पदार्थ का प्रत्येक अणु अपने से छोटे कणों तथा परमाणु से बना होता है। क्लियर हो गई ये बात। तो दोस्तों किसी पदार्थ का वह छोटे से छोटा कण जो रासायनिक क्रियाओं में भाग ले सके अथवा रासायनिक क्रियाओं के द्वारा पृथक किया जा सके और स्वतंत्र अवस्था में विद्यमान नहीं रह सके, उसे परमाणु कहते हैं। तो यानी कि इसका फिजिकल कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये रासायनिक क्रियाओं के केमिकल रिएक्शंस के द्वारा ही इसे समझा जा सकता है। आइए दोस्तों आगे देखते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु की संरचना क्या होती है। अब यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनता है, तो परमाणु संरचना के इस क्वेश्चन को हम समझने के लिए पूरी परिकल्पना है उसको ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो दोस्तों देखिए, परमाणु संरचना क्या है। परमाणु मुख्यतः प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से बना होता है। अरे भाई, ये भी छोटा कण नहीं है, ये भी किसी से मिलके बना हुआ है। तो परमाणु में भी 3 चीजें आ गई,
प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब दोस्तों क्या है, इनके बारे में विस्तृत अध्ययन हमें करना जरूरी है। तो परमाणु की संरचना हमारे सौरमंडल से मिलती जुलती है। अब सौरमंडल क्या है, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, ये सारे जो इस तरीके की संरचनाएं हैं ये सौरमंडल से है। तो इनसे मिलती जुलती कैसे है समझते हैं आगे। देखिए दोस्तों, सौरमंडल का केंद्र क्या है, सूर्य है, बिल्कुल सही बात है। और इसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में पृथ्वी, बुध, शुक्र, मंगल आदि ग्रह परिक्रमा करते हैं। ठीक इसी प्रकार प्रत्येक परमाणु में एक केंद्रीय भाग होता है। ठीक है, अब क्या होता है, किस तरीके से अभी संरचना को समझेंगे हम। जो क्या कहलाता है, नाभिक कहलाता है। नाभिक दिया हुआ है, मिस्टेक हो गई है दोस्तों, नाभिक कहलाता है। और उसके चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। कैसे करते हैं, पूरे फंडामेंटल को अभी समझेंगे हम। तो दोस्तों देखिए आगे समझते हैं किस तरीके से, कि जैसे ये इसे समझ लिए आप। एक बार तो सौरमंडल को समझते हैं कि सौरमंडल में ये क्या है, सूर्य है, और इसके चारों ओर परिक्रमा लगा रहे हैं ग्रह। जैसे मान लीजिए पृथ्वी है भाई, बुध है भाई, मंगल है। इस तरीके से इसके चारों ओर ये क्या है, विभिन्न कक्षाओं में उपग्रह है, वो इनके चक्कर लगा रहे हैं। अब ये तो हुई सौरमंडल से रिलेटेड बात। इसी को रिलेट अब करते हैं हम परमाणु संरचना में। तो दोस्तों जो केंद्रीय सघन भाग होता है उसे क्या कहते हैं, हम नाभिक कहते हैं। परमाणु का केंद्रीय सघन भाग कहलाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया, छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, बनते हैं, इजी लगते हैं, लेकिन यहीं पे हम मिस्टेक कर देते हैं। तो दोस्तों परमाणु का केंद्रीय सघन भाग नाभिक कहलाता है। और दोस्तों देखिए फिर ये बाहरी जो कक्षाएं हैं वो कौन कौन सी होती हैं, लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि नाभिक में कौन कौन सी चीज़ें होती है। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। और जैसा आप सभी को पता है, प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, धनावेश होता है। दोस्तों समझ में आया होगा। तो दोस्तों इस चीज़ को याद रखना कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित रहते हैं। तो भाई इलेक्ट्रॉन कहाँ उपस्थित रहते हैं, फिर इलेक्ट्रॉनों का कोई अस्तित्व है क्या कहीं? हाँ बिल्कुल है, इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में गति करते रहते हैं। तो दोस्तों देखिए जो इलेक्ट्रॉन है वो इन कक्षाओं में गति करते हैं। और ये जो कक्षाएं हैं उनकी संरचना कैसी है, तो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स होती है, ये दीर्घवृत्तीय कक्षाएं होती है। यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, पॉइंट टू पॉइंट याद रखना इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट से क्वेश्चन अराइज होता है, तो उनके आंसर भी इन्हीं में ही है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब ये जो है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्या है ये, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पर गति कर रहे हैं, तो दोस्तों ये देखिए इलेक्ट्रॉन ये है, इन कक्षाओं में घूमेंगे। ये जो कक्षाएं हैं, ये जो कक्षाएं हैं, ये जो कक्षाएं हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, परिक्रमा करेंगे, गति करेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, ऋणावेश होता है। देखिए दोस्तों ये ऋणावेश इलेक्ट्रॉन पे समझ में आ गया होगा। प्रोटॉन पर कौन सा आवेश होता है, धनावेश होता है। न्यूट्रॉन आवेश रहित होता है। तो इन सबको समझते हैं हम डिटेल से। तो क्या है दोस्तों, देखिए सबसे पहले देखते हैं कि प्रोटॉन क्या है। तो प्रोटॉन क्या है, इस चीज़ को समझने से पहले देखते हैं कि प्रोटॉन की खोज किसने और कब की है। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। तो दोस्तों प्रोटॉन की खोज किसने की थी, रदरफोर्ड ने की थी। कब की थी, 1920 में। ठीक है, 1920 में की थी। तो दोस्तों देखते हैं जो इस पर कौन सा आवेश होता है, धनावेश होता है। प्रोटॉन पर धनावेश होता है। और एक प्रोटॉन पर जो धनावेश होता है उसका मान कितना होता है, तो वो है प्लस में है। क्या है, प्लस में 1.6 × 10⁻⁻19। राइट, समझ में आ गया, याद कर लेना इन चीज़ों को, पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चन। दूसरा कौन सा है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो भाई द्रव्यमान होता है एक प्रोटॉन पर 1.67 × 10⁻24 ग्राम। कई बार केजी में दिया जाता है और ये है ग्राम में। ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना, केजी में पूछा जाएगा तो 3 पावर और बढ़ा देंगे, ग्राम में पूछा जा रहा है 3 पावर और घटा देंगे। समझ में आया होगा अच्छे से पॉइंट्स में। और ये जो माइनस जो भी वैल्यू दी हुई है इनमें यहाँ पर कभी भी मिस्टेक मत करना दोस्तों, कैलकुलेशन की वजह से। ठीक है, ध्यान से इनको देखना क्वेश्चन में, और यही कंफ्यूजिंग होता है। दूसरा है दोस्तों न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी दोस्तों, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। कब की थी, 1932 में की थी। अब दोस्तों न्यूट्रॉन क्या है, आवेश रहित होता है। अभी बताया मैंने, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है। और दूसरा क्या है दोस्तों, इसका द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर होता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों इलेक्ट्रॉन। अब सबसे
अच्छी तरीके से समझना है हमें, किसको, इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने की थी। कब की थी, 1897 में की थी। और ऋणावेश होता है, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो ऋणावेश होता है उसका मान कितना होता है, माइनस में लिखा जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का आवेश ऋणात्मक है, इसलिए यहाँ पर ये जो माइनस चिन्ह है वो इसकी वजह से आया है। तो 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम आवेश होता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, तो ये होता है दोस्तों 9.107 इंटू 10 की पावर -31 kg। अब देखिए यहाँ पे डिफरेंस आएगा, आपके क्वेश्चन पूछा जा रहा है यदि ग्राम में, तो ग्राम का क्वेश्चन अच्छे तरीके से देखेंगे आप, और केजी में पूछा जा रहा है तो केजी में क्या है, केजी में पूछा जाएगा तो पावर का विशेष तौर से ध्यान रखेंगे, और विशेष तौर से ध्यान रखेंगे इसमें देखिए किस तरीके से, तो कितना पूछा जाएगा, माइनस में 28 भी हो सकता है। अब कई बार इसके बारे में आता है तो अच्छे से आप याद रखेंगे। दूसरा दोस्तों, इलेक्ट्रॉन में दो प्रकार की गतियां विद्यमान होती है। कौन कौन सी गति, चक्रण गति, और दोस्तों कौन सी गति है, कक्षीय गति। चक्रण गति में तो अपने स्थान पर रोटेट हो रहा है इलेक्ट्रॉन, अपने स्थान पर, और कक्षीय गति में ये कक्षाओं में रोटेट हो रहा है, जैसे कि अभी मैंने ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन का रोटेशन आपको दिखाया है। दोस्तों नेक्स्ट है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। पॉपुलर क्वेश्चन है, सो मेनी टाइम आस्किंग, बहुत सी बार पूछा गया है। तो क्या होता है दोस्तों, Q इज इक्वल टू NE फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेशन करेंगे। अब आपको क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले अब इसमें क्या है, Q है टोटल चार्ज, कुल आवेश, N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की संख्या, E क्या है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश। तो दोस्तों अब हमें कुछ इस क्वेश्चन में दिया भी है, क्या है देखो ध्यान से देखिए, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो गिवन क्या है, हमें क्या दिया हुआ है, कुल आवेश, और कुल आवेश कितना है दोस्तों, Q इज इक्वल टू कितना है, 1C, एक कूलाम। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है, चार्ज ऑन एक कूलाम पर आवेश, ठीक है, E। तो दोस्तों देखिए एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अब Q बराबर NE, ठीक है, समझ में आ गया फॉर्मूला। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो भी आपको समझ में आ गई होगी। तो 1C इज इक्वल टू N इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। इसमें हमने ये जो Q बराबर NE है, ये Q बराबर NE है, इनका मान हमने रख दिया है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, Q का मान एक कूलाम दिया हुआ है, और दोस्तों N इलेक्ट्रॉन की संख्या जो पूछी गई है कि कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो E का वैल्यू है वो पुट कर दिया कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। ऋणावेश इसलिए नहीं रखा क्योंकि N इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहे हैं, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश ही होगा। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो दोस्तों देखिए इसे सॉल्व करते हैं, N को हम रखेंगे, और ये जो 1.6 है इसे यहाँ पर भेज दिया जाएगा, पक्षांतरण कर देंगे, तो एक C से C यानी कि C से C कट जाएगा, तो हमारे पास में क्या बच जाएगा, N इज इक्वल टू 1 अपॉन में 1.6 इंटू 10 की पावर 9। इसे जब इसे सॉल्व करेंगे तो तीन फॉर्म में आपको मिल सकती है, ओनली पॉइंट का डिफरेंस है। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है इस पर विशेष तौर से आप ध्यान देंगे तो दोस्तों आंसर आपका सही होगा। अदरवाइज यदि आपने सही से इस पर ध्यान नहीं दिया तो आपका आंसर गलत ही होगा, क्योंकि पावर और पॉइंट ये कंफ्यूजन करते हैं। तो मैंने तीनों जो आंसर जनरली पूछे गए हैं उनको मैं आपके सामने बता देता हूँ। फर्स्ट तो आंसर हो जाएगा, और फर्स्ट आंसर में क्या है, n इज इक्वल टू 0.624 इंटू 10 की पावर 19। नेक्स्ट जो हो जाएगा 6.24, एक पॉइंट आगे किसका दिया है तो वहाँ से एक पावर कम हो जाएगी, तो 10 की पावर 18 हो जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों 624 इंटू 10 की पावर 16। तीनों में से ऑप्शन क्या दिया हुआ है ध्यान रखना। अगर तीनों ऑप्शन दिए हुए हैं तो पॉइंट का ध्यान रखना है आपको, पॉइंट किस तरीके से हैं। तीनों घात समान दी हुई है तो भी आपको पॉइंट का ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो ये था कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, कई बार पूछा गया है, याद रखना। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों लॉ ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना का नियम। तो क्या है दोस्तों समझते हैं डिटेल से। प्रत्येक परमाणु सामान्य अवस्था में आवेश रहित होता है,
क्यों होता है उसे भी समझेंगे। क्योंकि इसमें प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, अतः परमाणु में कुल धन आवेश कुल ऋण आवेश के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए सामान्य अवस्था में आवेश रहित होता है। प्रोटॉन बराबर न्यूट्रॉन 0। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट परमाणुओं में विद्यमान कक्षाओं को अक्षरों से व्यक्त किया जाता है। कौन कौन से अक्षर है, ये ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें 4 कक्षाओं के क्वेश्चन जनरली पूछे गए हैं। तो दोस्तों हम इसमें केवल पढ़ेंगे कि इनमें प्रथम 4 कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का वितरण किस नियम के द्वारा होता है। तो दोस्तों आपके सामने देखिए दिखाया गया है कि प्रथम 4 कक्षाओं में जो वितरण है इलेक्ट्रॉन किस तरीके से उपस्थित होंगे, तो वो 2n² नियम के अनुसार होंगे। ठीक है, अब क्या है 2n², इसे भी समझेंगे। तो दोस्तों देखिए इसे समझने के लिए जहां पर अब 2n² में n क्या है, कक्षा की संख्या। कौन सी कक्षा है, प्रथम कक्षा, द्वितीय, तृतीय, फोर्थ, किस तरीके से डिनोट करेंगे, क्या है इनको डिनोट करने के अक्षर अल्फाबेट्स। तो दोस्तों देखिए जो कक्षा के में इलेक्ट्रॉन अब कौन सी होती है इसे अभी समझेंगे, है ना। इसको समझने के लिए डायग्राम है, लेकिन इसको बेसिक से समझिए कि कक्षा के में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या है दोस्तों 2 इंटू, अब पहली कक्षा है तो n का स्क्वायर, यानी पहली कक्षा n 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और इसे मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 2, यानी कि कक्षा के में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट है दोस्तों क्या, कक्षा L में इलेक्ट्रॉन्स, अब L कौन सी है, दूसरी कक्षा है, तो 2n², n का मान क्या पुट कर दिया हमने यहाँ पर 2 पुट कर दिया, तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 8। और तीसरी जो कक्षा है m, तो m में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो तीसरी कक्षा है तो 2n², n का मान क्या रख दिया 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, और 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 18। इसी तरीके से दोस्तों फोर्थ कक्षा में देखेंगे तो फोर्थ कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो 2 इंटू हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो 32 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार कक्षाओं में के एल एम एन 4 कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से आते हैं इससे भी डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों देखिए ये जो है क्या है, केंद्रीय सघन भाग नाभिक है। ठीक है, अब इसमें क्या रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों ये है कक्षाएं। अब इन कक्षाओं में कौन सी कक्षा है, माना है अज्यूम दैट कि ये पहली कक्षा है के। ठीक है, कौन सी कक्षा है के। दूसरी जो एक कक्षा है ये कौन सी कक्षा है एल। तीसरी जो कक्षा है वो कौन सी है, ये है एम। चौथी जो कक्षा है वो कौन सी है एन। तो इस तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इन कक्षाओं में कहीं ना कहीं गति करेंगे। अब गति कौन सी होगी दोस्तों, अभी आपको बताया था, याद होगा। नेक्स्ट है दोस्तों देखिए इसमें किसी कक्षा में 2n² सूत्र के द्वारा निर्धारित संख्या में इलेक्ट्रॉन्स पूर्ण हो जाने पर ही दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन जाते हैं। ये नियम है, फिक्स है, याद रख लेना इनको। दूसरा क्या है, अंतिम कक्षा में 8 से अधिक और उससे पहली कक्षा में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। दूसरा क्या है, ये नियमों को याद रख लेना दोस्तों अच्छे से। किसी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूर्ण हो जाने पर नई कक्षा का निर्माण प्रारंभ हो सकता है। अब देखिए दोस्तों मोस्ट पूछा गया, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है एटॉमिक नंबर क्या है। तो एटॉमिक नंबर परमाणु जो क्रमांक होता है किसी एलिमेंट के एक परमाणु में विद्यमान प्रोटॉन की संख्या उसकी क्या कहलाती है, परमाणु संख्या कहलाती है। इसके बारे में अच्छे से समझने के लिए आप आवर्त सारणी का अध्ययन एक बार अवश्य कर लें ताकि आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। दूसरा क्या है दोस्तों, परमाणु भार, एटॉमिक वेट। तो एटॉमिक वेट क्या होता है, यानी कि देखिए थोड़ा सा समझा देता हूँ। किसी तत्व के एक परमाणु के नाभिक में विद्यमान प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की कुल संख्या उसका क्या कहलाती है, परमाणु भार कहलाती है। समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए दोस्तों क्या है, उदाहरण के तौर पे समझते हैं किस तरीके से। तो दोस्तों देखते हैं तांबे का परमाणु क्रमांक 29 है और परमाणु भार 64 है, तो न्यूट्रॉन्स का मान व कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स का वितरण किस तरीके से होगा, कई बार पूछा गया है, अच्छे से याद कर लेना। तांबे का क्यों लिया है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे, किसके माध्यम से करेंगे, चालकों के माध्यम से, या तो कॉपर होगा या एल्यूमिनियम होगा। तो इस वजह से जैसे कॉपर का जो वायर ले रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का किस तरीके से कक्षाओं में गति कर रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, क्यों उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, इन चीज़ों को आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इसमें न्यूट्रॉन्स का जो मान है वो सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, दिया
हुआ है। हमारे पास में क्या क्या दिया हुआ है, परमाणु भार। परमाणु भार क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो योग होता है वही परमाणु भार होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन P + N = 64 हो जाएगा। तो दोस्तों न्यूट्रॉन का ज्ञात करना है, तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो दोस्तों परमाणु क्रमांक P और इसका मान कितना है, 29 है। तो 29 है, तो यहाँ पे हम इसमें मान रख देंगे, इसमें मान रखेंगे, परमाणु क्रमांक P का मान रख दो 29। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, देखिए इस तरीके से हमने मान रखा है 29 + N = 64। तो आगे हम देखेंगे क्या आ जाएगा दोस्तों, किस तरीके से N = 64 - 29, तो न्यूट्रॉन्स की संख्या आ गई 35। और दोस्तों कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स का देखिए दोस्तों, यहाँ पे परमाणु क्रमांक कितने हैं, 29। तो जो परमाणु क्रमांक है प्रोटॉन का वही इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन कक्षाओं में किस तरीके से रहेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, चलो उसे समझते हैं। तो दोस्तों देखिए कक्षा के में इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, इस फॉर्मूले के द्वारा हमने ज्ञात किया हुआ है 2। तो दूसरी जो कक्षा है L उसमें 8, तीसरी जो कक्षा है उसमें 18, चौथी कक्षा में कितने हो जाएंगे, 1। टोटल जोड़ेंगे इनका तो कितने हो गए हैं, 29। देखिए दोस्तों किस तरीके से इसमें रखे जाएंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो देखते हैं। अब देखिए दोस्तों परमाणु भार P + N कहाँ होता है, ये नाभिक में कितना है, 64। कितना दिया हुआ है P + N, 64। अब देखिए दोस्तों इलेक्ट्रॉन्स का वितरण किस तरीके से होगा, K में 2, दूसरी जो कक्षा है L उसमें 8, तीसरी जो कक्षा है उसमें 18 और चौथी कक्षा है उसमें कितने हो जाएंगे, 1। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा है फंडामेंटल्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मौलिक विद्युत, जिसमें पदार्थ क्या है, परमाणु क्या है, इन सभी के बारे में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं धारा क्या है, वोल्टेज क्या है, प्रतिरोध क्या है, इन सभी के बारे में। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो लिंक को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।